Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter breathing and exchange of gases. And in today's video, we will go through the topic breathing and gaseous exchange. Breathing mechanism of respiration is categorized into following steps. जो पहला स्टेप है वो है ब्रीदिंग इज इनफ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर and release of carbon dioxide rich air. Number 2, exchange of gases, that is of oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane. तो जो लंग्स में हमारे एल्वियोलर सैक्स हैं उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। और थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो जब एल्वियोलर सैक पे एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन ट्रैप करेगा ब्लड, वो ब्लड हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी कंज्यूमिंग एंड फिजिकल प्रोसेस. It involves movement of thorax, expansion and deflation of lungs, and flow of air into and from the lungs by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. तो लंग्स के पास अपना खुद का कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसके थ्रू लंग्स एक्सपेंड करे या डिफ्लेट करे ताकि एयर इन एंड आउट कर सके, but it's certain other organs related with respiratory system that helps the lungs to expand and deflate for the exchange of gases. The movement of diaphragm and specialized set of muscles, that is external and internal muscles of the ribs, help in generation of such differences of pressure gradient between lungs and atmosphere. तो जैसा मैंने आपको बताया कि लंग्स डू नॉट हैव इट्स ओन कंट्रोल फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। तो ये जो अलग से ऑर्गन्स हैं वो है डायफ्राम और सेट ऑफ मसल्स हैं जो रिब्स पे लगे हुए हैं, बाहर से मसल्स और रिब्स पे लगे हुए अंदर के मसल्स। ये हेल्प करते हैं लंग्स को आइदर एक्सपेंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में, ताकि जो प्रेशर है वो जनरेट हो सके, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकें। ब्रीदिंग मेनली इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है जस्ट टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिच एयर। तो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर goes into the lungs. It can occur if the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. तो ये तभी होगा जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तब जाके एयर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो ऐसा करने में द फॉलोइंग मसल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल। जो पहला है वो डायफ्राम है और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हाउ दिस टू मसल्स हेल्प इन क्रिएटिंग लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स। तो जब इंस्पायरेशन करना होता है एट दैट टाइम, जो डायफ्राम है दैट मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक। तो डायफ्राम स्टमक की तरफ मूव करना शुरू होता है। एंड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है मीन्स रिब्स पे लगे हुए बाहर से जो मसल हैं वो दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दे पुल आउट द रिब केज को बाहर की तरफ खींचते हैं। इससे क्या होता है, जो थोराइक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से जो लंग्स हैं वो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, और लंग्स के एक्सपेंड होने से क्या होता है,
जो लंग्स का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होने के चलते जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो रश इन करता है टू द लंग्स। तो इस तरह से पहला स्टेप इंस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ एक्सपायरेशन, तो इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। तो जब एयर एल्वियोलर तक पहुंच गया, एल्वियोलर सैक तक पहुंच गया, वहां जब एक्सचेंज हो गया ऑक्सीजन का और CO2 का थ्रू ब्लड, तो वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एल्वियोलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बाहर निकालना है। तो इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस बाय विच CO2 इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। इट टेक प्लेस when the interpulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। तो ये CO2 रिच एयर तभी बाहर निकलेगा जब अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर से दो मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम यू नोइंग, और इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं, रिब केज के अंदर वाले मसल्स। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो भी मूवमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट होगा। जो मूवमेंट इंस्पायरेशन के समय इन्होंने दिखाया था, मीन्स डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने, उसी का बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट शो होगा अभी डायफ्राम का और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का। तो अब क्या होगा, इस बार ये होगा कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करने से क्या होगा, दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द लंग्स। उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे, यानी इंटरनल जो रिब केज के मसल्स हैं अब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे। तो दैट विल पुल द रिब केज इनसाइड, रिब केज को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो रिब केज जब अंदर जाएगा और डायफ्राम जब ऊपर आएगा तो द थोरैक कैविटी विल गेट डिक्रीज, जो वॉल्यूम है थोरैक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट विल प्रेस द लंग्स, लंग्स को नीचे से भी प्रेस करेगा और ऊपर से भी प्रेस करेगा, जिसके चलते लंग्स क्या हो जाएगा, डिफ्लैट हो जाएगा। तो डिफ्लैट होने से क्या होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लंग्स का, और जो CO2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से ये होता है एक्सपायरेशन। तो दो स्टेप्स हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, तो क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन रिसीव, hold, or expelled under different condition is called respiratory volumes। And a combination of two or more pulmonary volumes या respiratory volume is called respiratory capacity या pulmonary capacity। तो दो वर्ड हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको अच्छे से समझ लें। और फिर इसमें ढेर सारे डेफिनेशंस हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो वो आता है, तो क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट इज़, हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे। तो पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। तो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के समय हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, और ये लगभग 500 ml होता है। इन शॉर्ट इसको हम लोग TB भी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम को इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे TB। और एक हेल्दी मैन का अगर पर मिनट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट कुड बी 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। अगला जो है दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको इन शॉर्ट IRV बोलते हैं। हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट ले लेंगे, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का IRV इन शॉर्ट। अब ये क्या है, इट इज़ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाई अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब एक नॉर्मल सांस लेने के बाद जब हम ज़बरदस्ती अंदर हवा लेंगे, सांस लेंगे, तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, दिस इज़ अबाउट 2500 to 3000 ml ऑफ एयर। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इसको बोलेंगे ERV। तो ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मीन्स नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और कितना हम सांस छोड़ सकते हैं फोर्सिबली, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता है लगभग 1000 से 1100 ml तक, मीन्स 1000 to 1100 ml। नाउ नेक्स्ट इज रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो हम खूब ज़बरदस्ती सांस निकाल दें, सांस छोड़ लें, उसके बावजूद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेसिड्यूल वॉल्यूम या इन शॉर्ट RV। और ये होता है 1100 से 1200 ml तक। तो ये थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ मीन्स अभी आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जोड़ लेंगे तो दैट विल मेक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल expiration. This include tidal volume and plus inspiratory reserve volume. Now next है expiratory capacity. Expiratory capacity क्या है, it is total volume of air a person can expire after a normal inspiration. This include total volume plus expiratory reserve volume. Now third is functional residual volume. The volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. तो that includes ERV plus RV. And last is vital capacity. Vital capacity क्या है, the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. This include ERV plus TV plus IRV. और the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. तो ये हुआ vital capacity. The last is total lung capacity. Total lungs capacity क्या होता है, total volume of air accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration, and this includes RV plus ERV plus TV plus IRV. So that's all in today's video. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.